ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नवीली जवान हुई थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत और दुबली पतली थी। मेरी अम्मी की साइड से हम लोगों को शादी पर बुलाया गया था। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी खाला की बेटी नूर मेरी बहनों जैसी थी और मेरी कोई और बहन भी नहीं थी। सब ने कहा कि बहन का हक तुमने लेना है। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, दुल्हन मेरी बहनों से भी बढ़ के हैं। इस तरह जब हम लोगों ने हंसी मजाक किया और गाने गाए, मैंने भी उठकर डांस किया। शादियों में तो नाच गाना होता ही है और हम लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मज़ा आ रहा था। मैं लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। लेकिन जब दूल्हा साहब बिलाल आए तो उनको दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। इसके बाद कुछ रस्म हुई और फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे उस रस्म के बारे में पता चला तो मैं तो हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा। एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कह दी और मैंने अपनी कज़न नूर के दूल्हे बिलाल की तरफ देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि पता चल गया तो क्या हुआ, ये रस्म है और रस्म तो ऐसी होती है, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ। दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे बिलाल की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई। इसके बाद उस दूल्हे बिलाल ने मुझे अपना। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अम्मी कब से मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी। फिर मैंने उनको बता ही दिया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरा होने वाला शौहर नोमान एक बहुत ज़्यादा जज्बाती और शक्की मिजाज इंसान था, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरी शादी वाले दिन को उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मैं हैरान रह गई। वो सब तो मैंने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया। शादी को भी 6 महीने हो गए, लेकिन फिर एक दिन उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसको मेरी एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से उसने मुझे तलाक दी। मैं आज भी हैरान हूँ कि मेरे साथ आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसको भी अपनी कहानी सुनाती हूँ वो मुझे ही बेवकूफ़ कहता है। आप लोग भी मेरी कहानी सुने और बताएं कि क्या गलती मेरी थी। जब मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैं नोमान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा कि क्यों? अम्मी ने कहा कि बेटा, शराब पीना और लड़कियों के पीछे जाना तो ऐसी बुराइयां हैं जो इंसान कभी कभी छोड़ भी देता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग को मैं क्या कहूँ कि जिसको तुम पसंद करके आई हो, नोमान, वो एक निहायत ही जज्बाती इंसान है और जज्बाती इंसान बदकिरदार इंसान से भी बुरा होता है, धोखेबाज इंसान से भी बुरा होता है, क्योंकि उसे अपने जज्बात पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जज्बात ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। अम्मी ने कहा कि इंसान को इंसान बनाते हैं और कभी कभी इंसान को हैवान भी बना देते हैं। मेरी अम्मी के पास उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा था, इसलिए वो जो मुझे समझा रही थी शायद अपनी जगह ठीक था, लेकिन मैं उस वक़्त समझने के मूड में नहीं थी। मैंने कह दिया कि मुझे नोमान से ही शादी करनी है। मुझे करीबन सब लोगों ने ही उससे शादी करने से रोका। मेरी दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करती थी उन लोगों ने भी, क्योंकि मैंने जब नोमान के बारे में 2-4 बातें बताईं तो सब ने यही कहा कि हमें ये कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुरा है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितना लोग मुझे कह रहे थे कि नोमान से शादी न करो, उतना ही मैं उससे शादी करने के लिए बजिद होती चली जा रही थी और हमारी शादी हो गई। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर नोमान का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आज ही हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बात करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी ज़िंदगी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर नोमान कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिल गए। दरअसल बात ये थी कि हम लोग एक ही जगह पर काम करते थे, इसलिए एक दूसरे से बात वगैरह भी कर लेते थे और रोज़ ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए थे। अब वो मेरे सामने बैठा था
उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है? मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि सलाम के बाद उसने पहला सवाल मुझसे यही किया था। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा कि क्या मतलब? कौन सा माजी? कहने लगा कि हर इंसान का एक माजी होता है, उसकी जिंदगी में कोई न कोई होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था? मैंने कहा कि नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। मैं तुम्हें ये पहले बता चुकी हूँ, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा कि क्या ये सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो उसने कहा कि मुझसे सवाल करो ना करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब? तुम मर्द हो तो तुम्हारा अगर कोई माजी हुआ तो मैं तुम्हें उस पर कुछ बोल नहीं सकती? उसने कहा कि हाँ, तुम कुछ नहीं बोल सकती हो। बोल भी लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे माजी का मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई माजी रह चुका है तो उसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं पहले ही दिन इसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस मौजू को छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए। इसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और उसने कहा कि भाभी, आपको पहले नहीं देखा, आप क्या नोमान साहब की हैं? मैंने कहा कि जी, मैं उनकी बीवी हूँ। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाभी, अब तो घर वाली बात हो गई। मैं बहुत अच्छा खालिस दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चलें, अच्छी बात है, नोमान साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला ज़रा हंसमख टाइप का लग रहा था। अब वो ऐसे बात कर रहा था तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो। वो बेतमीज़ी तो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने भी जवाब दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा भी ली। पर इतने में नोमान आ गया। उसने कहा कि चलो अंदर। उसने दूध वाले के सामने ही ये बात काफ़ी गुस्से से की। वो भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है और उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अंदर आते ही मेरे शौहर नोमान ने मुझे बाजू से ज़ोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा कि ये क्या कर रही थी। मैंने कहा कि ये अब क्या कह रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ और आप हैं कि... मेरे शौहर ने कहा कि एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा कि दरवाज़ा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था, सो मैं चली गई। शौहर कहने लगा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और वहाँ दूध वाले से खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी। आइंदा मैं तुम्हें बाहर न निकलते देखूं। सर पर ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया हुआ तुमने। मैंने कहा कि सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं और मोहल्ले की और औरतें भी तो सामने खड़ी थीं। मैं चली गई तो क्या हो गया? ये तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार में तो नहीं रहते। मेरे शौहर नोमान ने कहा कि तुम्हारी ज़बान तो अभी भी बहुत चल रही है। मेरी ज़बान नहीं तो अब मेरा दिमाग चल रहा था। अगर पहले दिन मेरे शौहर का मेरे साथ ये रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था। हमारी शादी हुई। शुरू के दिनों में तो मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरा शौहर नोमान अभी से ही मुझसे तंग आया हुआ लग रहा था। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे अब्बू ने मेरे शौहर नोमान के हाथ पर 8 लाख रुपये रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने कैश में पैसे उसे पकड़ाए थे और उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने आपसे कोई दहेज नहीं लेना। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी जहेज नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे शौहर नोमान की बड़ी तारीफ की और मेरे अब्बू, जो पहले इस रिश्ते के ज़रा खिलाफ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे फ़ौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा शौहर नोमान किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है, कभी कभी लगता था कि इससे शादी करके मैंने गलती कर दी। अपनी दुनिया में ही मशगूल रहता था। शादी को अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयाँ यहाँ उरूज पर पहुँच गईं। कभी कहता कि मेरी रिश्तेदार आई थी, उसके सामने तुमने ये बात क्यों की? तुम इतना मुंह खोल कर क्यों हंसती हो? ये तुम कैसे बैठती हो? कपड़े कैसे पहनती हो? अपने आप को ढांप के रखा करो।
अपना आप किसको दिखाना होता है? तुमने सिर्फ मेरे सामने खुल के पेश आया करो, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक पर्सनैलिटी बनाओ, अपने रूप में रहा करो। मैं हैरान होती रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी थे। हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि तुमने ये क्या कलर पहना है। मैंने कहा कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग की भी कढ़ाई है और आपने ही तो कहा था कि डिसेंट कपड़े पहनो, तो सफ़ेद रंग से ज़्यादा डिसेंट कलर और कौन सा होता है? तो मेरा शौहर नोमान कहने लगा कि हाँ, लेकिन इसमें तुम काली लग रही हो। मैंने कहा कि क्या मैं काली लग रही हूँ? लेकिन मैं तो काली नहीं हूँ। मेरा रंग तो गोरा था, सफ़ेद थी। मैं फिर काली कैसे लग सकती थी? उसने कहा कि बिल्कुल काली लग रही हो इन कपड़ों में। जाओ, दूसरे कपड़े पहन कर आओ। और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे आज से पहले कभी किसी ने काला कहा ही नहीं था। सब कहते थे कि मैं गोरी चट्टी थी। फिर मैं अपने शौहर नोमान को कहाँ से काली लग रही थी कि वो मुझे इस तरह से कह रहा था। उसने मेरी ज़ात की नफ़ी करनी शुरू कर दी। मुझे हर बात पर जलील करता, कभी मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता था। एक दिन मैंने अपने शौहर नोमान को किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया और मुझे यकीन हो गया कि वो लड़की से ही बात कर रहा है। आज मैं बहुत गुस्से में थी और मैं उसकी अदालत लगाना चाहती थी। मैंने बाहर जाकर दूध ले लिया तो उसने मुझे माफ़ नहीं किया और मैंने उसे बाकायदा किसी औरत से बात करते हुए सुना था, तो फिर मैं उसे कैसे माफ़ कर सकती थी? लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, तो उसने इतने तरीके और सलीके से बात को घुमाया और झूठ बोला कि बिलाखिर मैं ही उसके आगे माफ़ी मांगने लगी। मुझे इस शख्स नोमान की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। गलती उसकी होती थी, लेकिन ये माफ़ी मुझसे मंगवाता था। ये इस तरह से बातों को घुमाता था कि मैं रो भी लेती थी, लड़ भी लेती थी। गलती भी उसकी होती थी, काम भी ठीक नहीं होता था, लेकिन आखिर में माफ़ी भी मुझे ही मांगनी पड़ती थी। और फिर वो खुद मज़लूम बन जाता था और मुझे भी लगता था कि वो मज़लूम है। मैंने तो इस इंसान नोमान को सीधा सादा इंसान समझा था, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अजीब हरकतें नहीं की थीं। मुझे पता था कि ज़माना क्या है, मुआशरा क्या है। अब मेरी शादी हो गई है, मेरा अपना घर है, लेकिन इस शख्स नोमान के सामने मेरी अक्ल जवाब दे गई थी। कहते हैं कि जैसा इंसान खुद होता है, वो अपने हमसफ़र को भी वैसा बना लेता है। अगर आप किसी नफसियाती इंसान से शादी कर लेते हैं, तो आप भी नफसियाती हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी उसी कज़न नूर की कॉल आई, जो मेरी खाला की बेटी थी। मेरी इसके साथ बहुत दोस्ती थी। मैंने इसे ये पूछने के लिए कॉल की थी कि वो कैसी है। इसके यहाँ तो अब औलाद भी हो गई होगी। दरअसल वो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, इसीलिए फ़ोन पर ही राब्ता होता था। लेकिन जब मैंने इसे फ़ोन किया तो ठीक से बात नहीं हो पाई। मैंने पूछा कि कैसी हो? कहने लगी कि ठीक हूँ, शुक्र है। मैंने कहा कि बच्चे वगैरह हुए तुम्हारे? तो उसने कह दिया कि बस ठीक हूँ, सब खैर है। मैं इससे कोई भी सवाल कर रही थी तो वो कोई और जवाब दे रही थी। ठीक से बता नहीं रही थी कि मसला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात बीच में ही रह गई और फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। इसका नाम नूर था। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरे शौहर नोमान के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में इसका मूड ख़राब रहता, रात में ठीक हो जाता था। कभी अचानक से कोई तहफ़ा लेकर आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ, और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फ़ैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। ये शख्स नोमान मेरी नफ्सियात और मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था, लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा था मुझे बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से इसे किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया। इस दफ़ा मैं इसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई, और उसने आखिर में मुझसे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मुझ पर लोग और मुआशरे का दबाव भी था और फिर से मुझे इससे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था क्योंकि मैं इससे न बहस में जीत सकती थी और न लड़ाई झगड़े में। मैं बस घर को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। कोई कहता था कि खुश हो तो मैं बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही दावे देती और फिर अपने स्टेटस पर इसकी तस्वीरें लगाकर कहती कि मुझे ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है, हालांकि मेरे शौहर नोमान ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने इसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था और सब मुझ पर रश्क करते थे, कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है और असल में हम दोनों लोगों के दरमियान 2 दिन भी बगैर लड़ाई के नहीं गुजरे थे। एक दिन मेरे शौहर नोमान ने मुझसे कहा कि तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। हम दोनों बेड पर आमने सामने बैठे थे। उसने अपने मोबाइल में कुछ चीज़ निकाली और उसको मोबाइल पर ऑन करके उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है? मैंने जब सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वो बोल उठा। उसने कहा कि तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये है तुम्हारी हकीकत। मैंने कहा कि क्या मतलब इस तरह की हरकतें करती रही हो? मेरी पूरी बात तो सुन लें। उसने कहा कि मैं क्या सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हुई हो, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बोलो, ये गैर आदमी नहीं है? मैंने कहा कि हाँ, तुम इसकी गोद में नहीं बैठी। मैंने कहा कि हाँ बैठी हूँ, पर मेरी बात तो। मेरा शौहर नोमान मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, बोलता चला जा रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम ये हरकतें करती रही हो। गैर बंदों की गोद में जो लड़की बैठे, क्या वो अच्छी हो सकती है? बस बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने कहा कि बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने? मेरी ये बात सुनकर वो हैरान रह गया। हम लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कज़न नूर की शादी में गई थी और वहाँ पर ये एक रस्म थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कज़न नूर की कोई बहन नहीं थी और वो मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तुमने करनी है। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी जिसमें दूल्हे बिलाल के जूते चुराने थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मज़ा आया था और उस वक़्त ये सब कुछ मेरे लिए हंसी मजाक था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझसे कहा गया कि ये रस्म है कि साली को गोद में बिठा दिया जाता है और जब तक वो मुँह मांगे पैसे वसूल नहीं कर लेती, वो गोद से नहीं उठती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा था, लेकिन आंटियों ने ज़बरदस्ती मुझे मेरी दोस्त के शौहर बिलाल की गोद में बिठा दिया और मैंने बहुत कम पैसे मांगे। वो भी देने में शरारतें करने लगा कि रस्म लंबी हो जाए। हंसी मजाका होता रहा। मैंने उसे कहा कि जल्दी जल्दी पैसे दे दें, मेहरबानी करें, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो फिर उसने पैसे दे दिए और रस्म ख़त्म हो गई। उसी शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा शौहर नोमान मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो चंद सेकंड्स की थी और उसमें ये ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बस उसकी गोद में बैठी हुई हूँ। ये नहीं नज़र आ रहा था कि आसपास शादी है। मैंने बोलने की कोशिश की। मैं उसे बताना चाहती थी कि ये रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरा उस शख्स बिलाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरा शौहर नोमान हद से ज़्यादा जज्बाती हो गया। इतना जज्बाती कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर 1 हफ्ते बाद ही तलाक का नोटिस आ गया, जिस पर मेरे शौहर नोमान ने दस्तखत किए हुए थे। इसका मतलब कि वो मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मैं पहले तो बहुत रोई, परेशान हुई। फिर सबने मुझे कहा कि ये भी तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है। इस जाहिल शख्स नोमान से जान छुड़वा।
ये सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह जलील करता रहेगा, जिसने तुम्हारी पूरी बात तक नहीं सुनी और तुम्हें छोड़ दिया। मैंने भी गुस्से में दस्तखत कर दिया और 6 महीने बाद हमारी तलाक हो गई। और इसके 3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी वही कज़न नूर, जिसकी शादी में मैं गई थी, इसके शौहर बिलाल ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे नूर ने बताया ही नहीं था कि इसका और इसके शौहर बिलाल का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। जब वो हमारे घर आकर बैठ गया, अम्मी ने उसे बिठा लिया। उसने रिश्ते की बात की तो मैंने अपनी कज़न नूर को कॉल की। मैंने कहा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा कि हमारी तो 6 महीने बाद ही राहें अलग हो गई थीं, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। मैंने कहा कि लेकिन वो बिलाल मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आया है? तो वो कहने लगी कि ये तो मुझे नहीं पता। अब तुम जानो कि तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मुझे ये जानकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उसी शख्स बिलाल की वजह से तो मेरा रिश्ता ख़राब हुआ था। मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि 5 मिनट के लिए अकेले में मुझसे बात कर लो, मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। इसके बाद बेशक तुम जो भी फ़ैसला करना मुझे मंजूर होगा। मैंने कहा कि कौन सी बात? हम लोग घर के टेरेस पर आ गए। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है? उसने कहा कि तुम्हारा शौहर नोमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा कि लेकिन उसने कभी तुम्हारा बिलाल का जिक्र नहीं किया। मैं ये सुनकर हैरान हुई थी कि ये दोनों आपस में दोस्त थे। कहने लगा कि हाँ, उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि इसके पीछे उसका कोई प्लान था। लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा जिक्र आ गया और मैंने बताया कि तुम नूर की शादी में आई थीं और मैंने उससे हमारी शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियोस शेयर की, जिसमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। और इसके बाद उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारे घर वालों ने उसे 8 लाख रुपए देने की कोशिश की थी। वो सबके सामने उसे पैसे देकर बुरा बनाना चाहते थे और उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि ये पैसे मुझे अलग से क्यों नहीं दिए गए। सबके सामने बिठाकर मुझे इम्तिहान में डाला। वो सबके सामने पैसे पकड़कर बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले उसे अकेले में पैसे देते तो वो ले लेता। इसके बाद वो कहने लगा कि तुम उसके दिल से उतर गई हो। वो मुझसे हर बात करता था। मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी और वो हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने उसे भेजी थी, वो उसी वीडियो को बहाना बनाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरा तुम्हारी कज़न नूर के साथ ताल्लुक़ ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर अब तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ताकि मुझ पर लगा हुआ वो इल्ज़ाम सच हो जाए। तुम लोगों की एक छोटी सी फजूल सी रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हो गया है। तो उसने कहा कि तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ, तुम्हारा घर उस रस्म की वजह से बच गया है, क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, किसी फजूल सी बात को बहाना बनाकर उसने तुम्हें तलाक तक दे दी, तुम तो समझो कि तुम्हारी उससे जान छूट गई। मैं खामोश हो गई। सही कहा था मेरी अम्मी ने कि एक जज्बाती इंसान शराबी इंसान से भी बुरा होता है। मेरे शौहर नोमान ने मुझे बहुत नफ्सियाती टॉर्चर किया था और इसके बाद मुझे ये पता चला कि उसने मजाक में भेजी गई वीडियो को इस्तेमाल करके मुझसे जान छुड़ाई थी, जबकि मैं इसके साथ बुरी नहीं थी। तब से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और परेशान हूँ। अब मेरे लिए मेरी कज़न नूर के साबिका शौहर बिलाल का रिश्ता आया हुआ है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो वादे कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन इसका एहसास मुझे बाद में हुआ था और इसीलिए मैंने अपनी बीवी नूर को भी छोड़ दिया। पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ। आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपनी कज़न नूर के साबिका शौहर बिलाल से शादी कर लेनी चाहिए? क्या एक बुरे तजुर्बे के बाद इंसान फ़ौरन से दूसरे तजुर्बे के लिए तैयार हो सकता है? मुझे थोड़ा वक़्त तो चाहिए, लेकिन फ़ैसला भी करना है, क्योंकि अभी मेरी न तो इतनी उम्र है, न ही शादी को इतना वक़्त गुज़रा था। अम्मी मुझे सारी ज़िंदगी घर पर तो नहीं बिठाएंगी। मुझे आप लोगों के मशवरे की ज़रूरत है।
अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।